ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन पर। पंजाब से आज सुबह 10 बजे किसान हरियाणा की बॉर्डर की ओर आगे बढ़े और हरियाणा की बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। सबसे ज़्यादा बवाल हरियाणा की बॉर्डर पर हुआ, जहां पर सैकड़ों अश्रु गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए। इसके साथ साथ रबड़ की गोलियां भी चलाई गई और बल प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा लाठी चार्ज भी हुआ और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं। 5-6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पथराव भी हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने सारे बल प्रयोग के बाद भी जो पंजाब से आए हुए किसान थे, वो किसान मौके से भागे नहीं और उन्होंने डटकर न केवल मुकाबला किया, बल्कि उतनी देर में जब सैकड़ों अश्रु गैस छोड़े गए एक के बाद एक, तो उन्होंने उनको डिफ्यूज करने का तरीका सीख लिया। तो गरम जैसी अश्रु गैस का गोला जहाँ गिरता था, तो वो गरम गीला कपड़ा डाल के और उसको तुरंत रोक देते थे और उन्होंने आँखों में और नाक में गीला कपड़ा लगा के और एक जो अवरोध बनाया गया था सीमेंट से पक्का बड़ा भारी, जिसको तोड़ना आसान नहीं था, तो वो भी उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे 3-4 और भी अवरोध बनाए गए हैं, लेकिन एक अवरोध तोड़ के किसानों ने ये बता दिया कि किसान और जवान जब ठान लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाठी चार्ज हुआ, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां भी चलाई गई, लेकिन किसान डरे नहीं, बल्कि और ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो कैसे दिल्ली पहुँचे और कैसे ये अवरोध हटाएं, इसकी तरफ प्रयास करना उन्होंने शुरू कर दिया। बात बहुत छोटी सी है। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों से 3 कानूनों को खत्म करने की घोषणा के साथ, तो 2 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया और पहली बार केंद्र सरकार के ऊपर किसान अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो हम जो भी होगा वो करा के ही वापस घर जाएंगे। तो जो विश्वास का संकट केंद्र सरकार के ऊपर खड़ा हो गया, तो वो कल चंडीगढ़ की बैठक में भी दिखा। एमएसपी पे उनका कहना ये है कि जिसको आपने भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित कर दिया, उन्हीं की बनाई हुई रिपोर्ट को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब आप सम्मान देने ही चाहते हैं चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन साहब को, तो किसानों की जो वास्तविक समस्या है उसको सरकार समझना क्यों नहीं चाहती है? किसान कर्जदार हैं, उनकी फसलों का जो लागत मूल्य है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी में गारंटी दे दो आप कि जो सरकार ने रेट घोषित किए हैं उस पर उनकी फसल खरीदी जाएगी। सरकार लागत मूल्य तो घोषित कर, खरीदी मूल्य घोषित तो कर देती है, लेकिन उन किसानों की उपज उस रेट में भी खरीदी नहीं जाती है। ये उनका सबसे बड़ा संकट है और उसी बात को लेकर और वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि सरदार एक ऐसी कौम है जिसने जब ये विदेशी आक्रांता लुटेरे भारत में आकर हमला करते थे और लोगों को लूटपाट करके और निकल जाते थे, औरतों का स्त्री धन मान के उसको भी लूट के ले जाते थे और बाद में उन्हें छोड़ देते थे, तब यही सरदार पूरे हिंदुओं की रक्षा के लिए पंजाब की बॉर्डर पे खड़े हुए और रात में 12 बजे के बाद पहरा देते थे और लुटेरों से सामना करते थे। तो ये एक ऐसी कौम है जो जब जिद पकड़ लेती है तो जब तक वो पूरी नहीं कराती है तब तक मानती नहीं है। भारत के जो किसान हैं, और ख़ासतौर से पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, यह मानव जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ जो खाद्यान्न है उसे पैदा करते हैं
और यदि खाद्यान्न में सरकार इनको प्रोत्साहित नहीं करेगी तो जो हमारी 4%, 5%, 3.5% की जीडीपी, कुछ करो या आप नहीं करो, लेकिन ये एग्रीकल्चर से ही चलती है और इसके लिए सारा श्रम और सारा रिस्क लेने का काम किसान ही करते हैं। उद्योग धंधे में तो फिर भी ये होता है कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं, बदले में हमें इतने पैसे आएंगे, लेकिन किसान हमेशा हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता है। वो इस आशा के साथ अपने खेती करता है कि हम फसल बोएंगे, कुछ ना कुछ होगा और भगवान जो हमें देगा वो हम उसको पाके खुश हो जाएंगे। तो जब जो उसे मिलता है और उसकी यदि वो वास्तविक उपज की कीमत मांग रहा है तो कहीं इसमें गलती नहीं है। सरकार ने 2 साल पहले जो वायदे किए थे उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 साल पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका नेतृत्व कर रहा था किसानों का, तो उनकी भी विश्वसनीयता किसानों के बीच में संकट में आ गई है, क्योंकि 2 साल तक उन्होंने इस समझौते को क्रियान्वयन कराने के लिए न तो कोई आंदोलन किए, न प्रदर्शन किए और न सरकार से कोई बात करी। तो अब देश भर का किसान ये मानने लगा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था उसने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया। तो अब उसको छोड़ते हुए उन्होंने, इसमें भी करीब 25 दल से ज़्यादा हैं जिन्होंने अपना 13 तारीख को दिल्ली पहुंचने का कॉल दिया था और ये अब अपनी लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं और ये बिना लड़े हुए जाएंगे नहीं। औरतें भी प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में आई, लंगर भी आया और 4-6 महीने का इंतजाम करके वो आए हैं कि अब हम जो भी होगा एमएसपी का कानून बनाए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस मामले में चर्चा करनी चाहिए। वर्तमान में जो स्थिति है कि खाद्यान्न संकट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। आज यूक्रेन में कई महीनों से युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन से खाद्यान्न की सप्लाई पूरी जो दुनिया को जाती थी वो प्रभावित हुई है। हर जगह खाद्यान्न के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है कृषि व्यवस्था, यदि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। सरकार को बिना किसी ईगो के और किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक न केवल विचार करना चाहिए बल्कि उन्हें सम्मानित करने के लिए, जैसे आपने चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया, एमएस स्वामीनाथन साहब को आपने भारत रत्न दिया, ये किसानों के बारे में इन्होंने बहुत काम किया है। एक चरण सिंह साहब किसान पुत्र थे, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी। एमएस स्वामीनाथन साहब ने पूरी हरित क्रांति का बीज बोया और जब हम विदेशों से खाद्यान्न आयात करते थे उससे मुक्ति दिलाई 75 और 77 के दशक में। तो ऐसे लोगों को जब आपने सम्मानित किया है तो उस सम्मान के सही पात्र किसान हैं, क्योंकि खेती तो वही करते हैं, ये तो नेतृत्व देते थे। तो यदि हम खेती करने वालों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ये संकट पूरी भारत की आम जनता के लिए होगा और इसमें सरकार को अपने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब, तब उन्होंने खुद ही कहा था कि के स्वामीनाथन जी ने जो लागत का मूल्य, उसमें जमीन की कीमत, मजदूरी, ये वो सब जोड़ के हम किसानों को धनवान बनाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन जो किसान हर साल अपनी फसल उत्पादित करता है वही आज कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और कर्ज के कारण वो करा रहा है। उसकी अपनी खुद की स्थिति बहुत खराब होती जा रही, दयनीय होती जा रही है। तो ऐसी दशा में सरकार को बात करनी चाहिए। आज यूरोपीय देशों में भी जहाँ जैविक खेती और पर्यावरण को लेकर जो डीजल पेट्रोल की सब्सिडी बंद की गई थी, जो कीटनाशक और खाद का प्रयोग बंद किया गया था, जैविक खेती का एक नया फार्मूला चला था, उन्हें भी वो वापस लेना पड़ा क्योंकि उनसे उनकी उपज कम हो रही है, लागत बढ़ रही है और किसानों की आय कम हो रही है। तो जर्मनी में भी इतना बड़ा प्रदर्शन चला, यूरोप के 5 देशों में और चला और वहाँ उन्हें अपना कानून वापस लेना पड़ा। तो सरकार को भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए
और वर्तमान में जब सारी दुनिया में कई कई जगह युद्ध चल रहे हैं और खाद्यान्न का सबसे बड़ा संकट उत्पन्न होता जा रहा है, तो ऐसे में भारत में विविधता के साथ खाद्यान्न उत्पन्न हो, इस दिशा में सरकार को प्रयास करने चाहिए और किसानों की मांग को मानना चाहिए। यदि उपज की सही कीमत मिलेगी तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं होगी। भारत में 3 ऋतुएं हैं और सभी किस्म का अनाज, खाद्यान्न, यहाँ पर तिलहन, सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। तो सरकार को इस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। किसानों का आंदोलन, भले आज हमें बुरा लगता हो कि भाई ये लोग आ गए और पूरी सड़कों को जाम कर रहे हैं, खाद्यान्न की व्यवस्था तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन की रहेगी। लेकिन हमें रोज भूख लगती है, रोज 2 बार खाना चाहिए है, और यदि वो खाना नहीं मिल पाएगा तो स्थिति क्या होगी, ये हमें श्रीलंका से देख के समझना चाहिए। श्रीलंका में जब खाद्यान्न की उपज कम हुई, उन्हें विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ा। विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिए जब विदेशी मुद्रा नहीं थी, उन्हें कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज के बोझ से दब के आज श्रीलंका की क्या हालत है, ये हमारे लिए सबक की बात है। इस सबक को हम देखते हुए भारत सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, और किसान परिवार के ही लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, और जय जवान और जय किसान का जो नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और एक पूरा जनमानस बना था, लोगों ने जय जवान और जय किसान के लिए अपना सर्वस्व दान किया था। जब 65 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमारी भारत जो है वो जवान और किसान की हमेशा से एक आदर और श्रद्धा का भाव उनके प्रति रखती रही है, और यही आगे भी रहना चाहिए। धन्यवाद।